देखा तो 45th रैंक के साथ मुझे बिहार प्रशासनिक सेवा मिला था। पापा क्या करते हैं? पापा मेरे किसानी के साथ साथ एक पिताजी सहकारी दूध उत्पादक सहयोग समिति चलाते हैं और दूध प्रशीतक केंद्र चलाते हैं। यानी पशुपालक का बेटा अधिकारी बन गया, बीपीएससी अधिकारी। जी। तो दूध बेचते हैं, दूध का कारोबार कर रहे हैं। और मैंने घर रह करके ही पीटी, मेंस और इंटरव्यू तीनों प्रयास यहीं से दिए हैं। यहीं से बिना किसी कोचिंग के साथ। ये तो अपने आप में बहुत गौरवान्वित करने वाला है। जी, बहुत गर्व की बात है। और सबसे बड़ी बात है कि यदि आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है वो ज़्यादा मायने नहीं रखता। क्या कारण है कि बिहार के लोग या तो अधिकारी बनते हैं या तो मजदूर बनते हैं? अभी हमारे साथ बिहार के एक ऐसे लाल हैं जिनका जन्म बिहार के समस्तीपुर में हुआ है और अपने तीसरे ही प्रयास में इन्होंने बीपीएससी क्रैक किया है और रैंक 45। हाँ जी। तीसरे प्रयास में। जी। आपके माताजी का भी निधन हो गया पहले। हाँ, और पिता के व्यवसाय को आपने संभाला। के निधन के बाद आपने ये सब किया है। कितना कठिन रहा ये दौर आपके लिए? मैं ये कह सकता हूँ कि मैं आज जो कुछ भी हूँ माता के कारण ही हूँ। पिताजी ने मुझे संभाला, उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया, फिर से पढ़ने के लिए प्रेरित किया। पिताजी यहाँ अकेले हो गए थे। पिताजी क्या करते हैं यहाँ पे गाँव में? पिताजी सहकारी दूध उत्पादक सहयोग समिति चलाते हैं और दूध प्रशीतक केंद्र चलाते हैं। यानी पशुपालक का बेटा अधिकारी बन गया, बीपीएससी अधिकारी। तो दूध बेचते हैं, दूध का कारोबार कर रहे हैं। ये तो अपने आप में बहुत गौरवान्वित करने वाला है। जी, बहुत गर्व की बात है। और सबसे बड़ी बात है कि यदि आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है वो ज़्यादा मायने नहीं रखता है। क्योंकि वर्तमान समय में अब जो संसाधन है वो हर जगह फैल गए हैं। जैसे ऑनलाइन शिक्षा है। ऑनलाइन शिक्षा के जरिए मैं बताना चाहूँगा कि मैं 2020 में लॉकडाउन के बाद घर वापस आ गया था और बीपीएससी की तरफ मेरा रुझान जो है उसी के बाद हुआ है। और मैंने घर रह करके ही पीटी, मेंस और इंटरव्यू तीनों प्रयास यहीं से दिए हैं। यहीं से बिना किसी कोचिंग के सहायता? मैंने शुरू में कोचिंग किया था। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने यूपीएससी के लिए कोचिंग ली थी। लेकिन उसके बाद लॉकडाउन के बाद जब मैं घर आया तो चूंकि मेरी एक फाउंडेशन तैयारी हो चुकी थी और इस सपना को पूरा करने के लिए मैंने सोचा था कि जितनी भी मेहनत मुझे करनी पड़ेगी मैं करूँगा। लेकिन जब आपका रिजल्ट आया, 45वां रैंक आई, तो आपको लगा हो काश आज माँ जिंदा होती? जी, निश्चित रूप से। उनकी कमी को मैं चाहे कुछ भी बन जाऊँ, उनकी जो कमी है उसको तो कोई पूरा नहीं कर सकता। लेकिन मुझे इस बात का संतोष है कि मेरी माँ ने जिसके लिए मेहनत किया, जिस चीज़ के लिए उन्होंने मुझे प्रेरित किया, उनका जो सपना था, आज मुझे लगता है कि मैं उनके सपनों पर खरा उतरा हूँ। आपकी रैंक 45वीं आई है और आप एसडीएम पद के लिए चयनित हुए हैं। हाँ जी। क्या उम्मीद है इस पद से? कितना बदलाव लाइएगा आप समाज में? जी, मैं पूरी तरह से कोशिश करूँगा कि चूँकि बिहार मेरी मातृभूमि है और मातृभूमि की सेवा करना, सैनिक सेवा के रूप में चयनित होने के बाद और उसमें काम करते हुए मैं कोशिश करूँगा कि इस समाज से मुझे जो कुछ भी मिला है इस समाज के लिए मैं वापस कुछ कर सकूं, समाज के, राज्य के और राष्ट्र के बेहतरी के लिए अपनी भूमिका अदा कर सकूं। उसमें जो लड़के तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी की नया करने जा रहे हैं नए, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं आप? जो नए बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मेरा संदेश होगा कि जो सिविल सर्विस की तैयारी है वो धैर्य की मांग करती है। आप में धैर्य होना चाहिए और आप सिलेबस के हिसाब से सही रणनीति बना करके और निरंतर मेहनत करें। आपका अपना रणनीति होगा और उस रणनीति को बनाते हुए आप सिलेबस और पिछले वर्षों के क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखें और निरंतर मेहनत करें, सफलता अवश्य मिलेगी। जो बच्चे हमारे साथ हैं या तैयारी में लगे हुए हैं उनसे भी मैं कहूँगा कि मेरा भी ये तीसरा प्रयास में हुआ है। पहले के 2 प्रयास में जब मैं असफल हुआ तो मैं भी बहुत परेशान था, मैं भी बहुत कुंठित था। लेकिन निराशा, हताशा ये तो लगी रहेगी। जीवन है तो सफलताएं असफलताएं लगी रहेगी। हम क्या कर सकते हैं कि उस असफलता में जो हमें सीख मिली है उससे सीखते हुए आगे बढ़ें और निरंतर कोशिश करते रहें। ये सफलताएं लगी रहती है, घबराना नहीं है। यदि आपने ईमानदारी से प्रयास किया है तो आप जरूर सफल होंगे। आपका हिंदी रहा है सब्जेक्ट इसमें। हाँ? तो हम चाहेंगे कि जब आप हताश होते होंगे तो कौन सी कविता या कौन से कवि की वो लाइनें आपको हौसला देती थी? दिनकर जी की एक कविता है कि खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पाँव उखर, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो इस दुनिया में कुछ भी ऐसा असंभव नहीं है कि यदि आप चाह लें और उसके लिए सही लगन से, मेहनत से
कुछ करें। जो भी असंभव सा अभी लग रहा है वो एक दिन संभव हो जाएगा। स्वप्न देखे थे कि बीपीएससी में जाना है, एसडीएम बनना है, ये तो आप ट्रेनिंग के लिए जाना है अब जी। और क्या बिहार में वो कौन सी 3 प्रमुख चीज़ें हैं जिसे आप ख़त्म करना चाहेंगे? बिहार में सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा कि चूँकि मैं प्रशासनिक सेवा में चयनित हुआ हूं, तो प्रशासन और जनता के बीच जो दुराव है मैं उसको दूर करना चाहूँगा। मैं कोशिश करना चाहूँगा कि प्रशासन जनता से सीधे जुड़े, जनता भी प्रशासन से सीधे जुड़े और शासन लोगों के द्वार तक पहुँचे, ऐसा मैं कुछ कर सकूँ, इसके लिए मैं प्रयास करूँगा। दूसरी चीज़, मैं कोशिश करूँगा कि जो लीकेज की समस्याएं हैं, जो भ्रष्टाचार की समस्याएं हैं, लीकेज की समस्याएं हैं, उस पर मैं फोकस करूँगा। उसमें जो सामान्य पृष्ठभूमि के गरीब गुरबे लोग हैं उनको किसी काम में दिक्कत ना हो, उनको कठिनाई की सामना न करना पड़े, इसके लिए मैं कोशिश करूँगा। आपने 3 प्रयास दिया है तो आपको तो अच्छे से पता है कि क्या क्या कमी रह जाती है कि जिसके कारण विफल भी हो जाते हैं छात्र। जी, चूँकि ये सिविल सेवा की परीक्षा एक लंबी तैयारी मांगती है और इसमें आपको धैर्य भी रखना पड़ता है। साथ ये एक अच्छा संयोग रहा कि मैं प्रारंभिक परीक्षा में कभी विफल नहीं हुआ। तो प्रारंभिक प्रयास में आपने जी पीटी क्वालिफाई किया था? जी, पीटी तीनों प्रयास में क्वालिफाई करने के कारण मुझे हर बार मेंस देने का अवसर मिला। और यदि आप हर बार मेंस देते हैं तो कम से कम आप भले ही अंतिम रूप से सफल ना हो, लेकिन आपको एक मौका मिल जाता है मेंस लिखने। इंटरव्यू में क्या पूछा गया आपसे, ऐसा कुछ जो इंटरेस्टिंग कुछ याद हो अभी बताइए। इंटरव्यू नॉर्मल रूप से शुरू हुआ था और मुझसे सबसे पहले चेयरमैन सर ने पूछा कि अभी तक आप क्या कर रहे हैं। तो मैंने ईमानदारी से बताया कि मैं दूध व्यवसाय में जुड़ा हुआ हूं अपने पिताजी के साथ। और फिर उसके बाद मुझे दूध व्यवसाय से जुड़े प्रश्नों पर ही वो देर तक फोकस रहे। फिर उसके बाद अन्य विषयों से मुझे। आपको कौन सा पद मिला है? जी, मुझे बिहार प्रशासनिक सेवा में बिहार प्रशासनिक सेवा मिली है। क्या कारण है कि बिहार के लोग या तो अधिकारी बनते हैं या तो मजदूर बनते हैं? क्योंकि बिहार के लिए ज़्यादा ऑप्शन उपलब्ध नहीं है बिहार के छात्रों के लिए। या तो हम लोगों को पढ़ के सरकारी जॉब प्राप्त करना है जिससे कि समाज के सेवा के साथ साथ व्यक्तिगत उन्नति भी हो सके, समाज की उन्नति भी हो सके। लेकिन यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो फिर बैकग्राउंड में हमें ज़्यादा मौका नहीं मिल पाता। ऐसा क्या हो जाता है कि कुछ साल बाद आप ही में से कुछ लोग भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं? जी, एथिक्स के सारे पेपर आप लोग पढ़ाई करते हैं, सारे मार्क्स अच्छे आते हैं उसमें, और क्या हो जाता है ऐसा कि कुछ साल बाद ऐसा हो जाता है? ये तो व्यक्तिगत मामला है। हर लोग अपने अपने बारे में सोचते हैं कि उनका लक्ष्य क्या है। कुछ लोगों का लक्ष्य ऐसा हो सकता है, लेकिन हमें नकारात्मक नज़रिए से नहीं देखना है सिविल सेवा को, क्योंकि बहुत सारे सिविल सेवक हैं जिनके कारण आज बदलाव हो रहा है। देश भी और राज्य भी तरक्की कर रहा है, इसमें उनकी भूमिका है। तो मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं उन सिविल सेवकों से सीखूं जो समाज के लिए बेहतर कर रहे हैं। आप सिविल सेवकों की बात करें तो के पाठक बिहार के लिए कभी बहुत बड़े नाम है। जी जी, तो के पाठक जी अच्छा काम कर रहे हैं। और इससे आप देख रहे हैं कि एक सिविल सेवक यदि प्रशासक यदि मजबूत हो तो कितना परिवर्तन लाया जा सकता है। तो ये उनके उदाहरण से सीखा जा सकता है। और 45th रैंक जी जी, ये अपने आप में एक सपने का साकार होने जैसा है। जी, जब मैं रिजल्ट चेक कर रहा था तो उस समय बहुत परेशान था, क्योंकि जब तक आप अपना PDF में नाम नहीं देख लेते हैं। इससे पहले 2 बार विफल हो चुके थे। जी, ये मेरा तीसरा प्रयास था। इससे पहले 2 बार मैं इंटरव्यू तक पहुंचा था, लेकिन अंतिम रूप से मेरा चयन नहीं हो सका था। तो ये तीसरा प्रयास था और इस प्रयास में मुझे ये अंदर से ये कॉन्फिडेंस था कि मैं इस बार कर लूँगा। लेकिन जब तक आप PDF में अपना नाम नहीं देखते हैं तब तक आपका हार्ट बीट बढ़ा हुआ रहता है। तो दोस्तों ने देखा रिजल्ट, फिर रोल नंबर वाइज उन्होंने सर्च किया और देखा कि 34th नंबर पे मेरा नाम है। तो सब लोग खुश हो गए। फिर मुझे तो पहले विश्वास ही नहीं हुआ। फिर मैं अपना एडमिट कार्ड निकाला, फिर रोल नंबर मिलाया, फिर नाम देखा तो 45th रैंक के साथ मुझे बिहार प्रशासनिक सेवा मिला था। पापा क्या करते हैं? पापा मेरे किसानी के साथ साथ एक दूध उत्पादक सहयोग समिति चलाते हैं और यहाँ पर दूध प्रशीतक केंद्र भी चलाते हैं। तो यही व्यवसाय है। लोग राष्ट्र और समाज की सेवा की बात करते करते अपना विकास करते हैं। जी जी, इसे कैसे आप ब्लॉक की बात करें तो ब्लॉक लेवल पर जहाँ जाइएगा तो जो कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, वहाँ पे कर्मचारी से ज़्यादा वहाँ के दलाल जो होते हैं वो घूमते रहते हैं। जन्म प्रमाण पत्र भी बनवाना हो, मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनवाना हो तो आपको घूस दिए बिना होता ही नहीं बिहार में।
धीरे धीरे सुधार हो रहा है और इसके लिए जो है सो ई प्रशासन का उपयोग किया जा रहा है और इसके साथ साथ लोगों के जागरूक होने की भी ज़रूरत है। तो हम सब लोग मिल करके एक अच्छा बिहार बना सकते हैं। इसमें सिविल सेवकों के साथ साथ जो जनता है, जो पढ़े लिखे युवा हैं, उनकी भी भागीदारी बहुत ज़रूरत है। अभी 12th के बाद दिल्ली जाके पढ़ाई की, वहाँ से ग्रेजुएशन किया है, लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन अगर बिहार से करते तो शायद आप जिस मुकाम पे आज हैं वहाँ पे नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डिग्री बढ़ती है, पढ़ाई नहीं होती है। जी, उच्चतर शिक्षा में बिहार में ये समस्या तो रही है और यही एक बहुत बड़ा कारण रहा जिसके कारण मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ना चुना। आप सक्षम थे आर्थिक रूप से, दिल्ली जाके पढ़ाई कर लिए। बिहार एक गरीब राज्य है, आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ है, तभी आज सरकार को आरक्षण का जो दायरा है 75% करना पड़ रहा है। जी, तो गरीबी बहुत है, तो सब लोग तो दिल्ली जाके पढ़ाई कर नहीं सकते हैं, तो कैसे होंगे ये, कितना जल्दी होंगे? जब तक ये सही नहीं होता तब तक तो हम लोगों को कोशिश करना पड़ेगा कि बेहतर संस्थान में दाखिला लिया जाए। तो अभी आप देख रहे थे भारत प्राइम फेसबुक और यूट्यूब पे। तो जो लोग पहली बार जुड़े हैं भारत प्राइम पे, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इनके बारे में क्या सोचते हैं, इनकी स्टोरी आपको कैसी लगी, ये भी आप लोग कमेंट में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।